अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो वेरीफाई करते हैं मुझे। क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। राइट। सो कल की क्लास में स्टूडेंट्स नहीं थे बिल्कुल भी। आई थिंक एक दो ने ज्वाइन किया था सिर्फ। बट आई होप कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग लाजमी देखी होगी। दैट वाज द रिक्वायरमेंट। अगर आप क्लास मिस करते भी हैं तो आपने रिकॉर्डिंग लाजमी देखनी है, बिकॉज वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन यस्टरडेज़ क्लास। और आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट होंगी उन चीज़ों के ऊपर जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई विल बी शोइंग यू अ लिटिल रिकैप कि हमने क्या किया था कल। बट ये है कि वो चीज़ हम उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। वो आपको लास्ट क्लास का लेक्चर होपफुली आपने देखा होगा। काइंडली राइट योर रेफरेंस नंबर विद योर नेम। फरीदा, फैसल अली, मुजीब। So in yesterday's class we started uh, to code in the language C. So we just wrote a simple program. The complicated part of our code, our class, was how to run the code. It was not exactly that what how the code should be written, बट उस कोड को रन किस तरह से किया जाएगा, उसको किस किस स्टेप से गुजार के हमने रन करना है, वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। सो आई एम होपिंग कि आप सब ने वो काम घर पे जाके किया होगा, यानी कि क्लास ख़त्म होने के बाद आपने किया होगा वो काम। बिकॉज़ अगर आप अपनी मशीन्स पे वो काम नहीं करेंगे, ख़ुद अपने हाथ से वो काम नहीं करेंगे, तो इट वुड नॉट बी एच्ड इन योर मेमोरी। आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। तो काइंडली वो काम आपने करना है। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो आज की क्लास के बाद तो लाजमी आपने करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले। आज की क्लास भी की भी आपको चीज़ें उस हद तक समझ में नहीं आएंगी अनलेस आपने वो काम किया हुआ। सो वी एक क्विक रिकैप। हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें देखी थी कि व्हाट आर कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनको फिर कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर और फिर उसको रन किया जाता है। आपके जो कंप्यूटर्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस की ज़बान समझते हैं, यानी मशीन कोड समझते हैं, मशीन लैंग्वेज का कोड समझते हैं। वो असेंबली लैंग्वेज का कोड नहीं समझते, वो सी का कोड नहीं समझते, वो जावा का कोड नहीं समझते। तो इस सिचुएशन के अंदर वी ट्राई टू राइट द कोड इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन फिर हमें एक सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है जिस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कंपाइलर। यूजुअली ट्रांसलेटर होता है बेसिकली, वो आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है ज़ीरोज़ और वन की ज़बान में, ताकि कंप्यूटर उस आपके हाई लेवल कोड को, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, उस सोर्स कोड को रन कर सके। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने ये कहा था कि चलें अगर हम सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, अपना कोड लिखते हैं, सी इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर उसमें हम कोड लिखते हैं तो फिर कैसे वो कोड कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि हमें उस कोड को सिर्फ लिखना तो नहीं है, हमें उसको रन भी करना है, चलाना भी है अपनी मशीन के ऊपर। तो अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो वी वुड नीड अ ट्रांसलेटर। तो उस ट्रांसलेटर की हमने दो टाइप्स देखी थी। हमने कहा था कि ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं। एक ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं जो हर एक लाइन, यानी कि आपके कोड की हर एक लाइन को रन करते हैं वन बाय वन। और एक ऐसे ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि आपके कोड को पूरा पहले कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, फिर वो एक साथ चलाते हैं। तो अगर उस कन्वर्जन में कोई इशू आ जाता है तो वो चलाते ही नहीं है। दोज आर कॉल्ड कंपाइलर्स। इंटरप्रेटर चला देते हैं आपके कोड को, वो रन टाइम पे, अगर यानी कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो एक एक स्टेप में अगर किसी स्टेप में इशू है तो वो कहता है कि ये नहीं रन हो सकता। कंपाइलर ऐसा नहीं करता, वो रन करता ही नहीं है जब तक कि वो कम्प्लीटली आपके कोड को कन्वर्ट ना कर दे मशीन लैंग्वेज के कोड में। दैट इज़ अ कंपाइलर। तो हम कंपाइलर यूज़ करेंगे। तो इन ऑर्डर टू राइट द कोड, वी कैन राइट द कोड एनीवेयर। हमने नोटपैड पे लिखा था, अभी मैं दोबारा उसको रेफ़र करके दिखाता हूँ आपको। हमने नोटपैड पे कोड लिखा था, यू कैन राइट द कोड एनीवेयर, बट द इशू इज़ दैट
योर कंप्यूटर शुड नो कि वो कि उस कोड को कन्वर्ट कैसे किया जाए मशीन लैंग्वेज में, यानी कि आपको ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन के ऊपर। जो कंपाइलर हमने रेफ़र किया है स्पेसिफ़िकली कुछ स्टार्टिंग के कुछ वीक्स के लिए, 1-2 वीक्स तक, जब हम लैंग्वेज को पूरी तरह समझ जाएंगे, कंपाइलर्स को समझ जाएंगे, तो फिर हम एक थोड़ा सा आसान चीज़ के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन उस कंपाइलर की इंस्टॉलेशन वाज रादर कॉम्प्लिकेटेड। मैंने एक लिंक आपको भेजा था जो कि आपके जो लास्ट क्लास का अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उसकी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी है वो लिंक। आप उस पर क्लिक करेंगे, एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। रफली मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ कि करना क्या है। एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी अ जिप फाइल। आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक फ़ोल्डर होगा, उस फोल्डर का एड्रेस आपने अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिस्टम सेटिंग्स में एज अ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेव करना है। और फिर जो है आप उसको, कंपाइलर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप उसको जो है रन कर सकते हैं इन कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल, कोई भी ऐसी विंडो हो सकती है। सो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं हम। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, काइंडली वेरीफाई कीजिएगा अगर आप सबको स्क्रीन मेरी नज़र आ जाए तो। ओके, सो एक बात और सुन लें, अगर आपने ऑनलाइन क्लासें जिस तरह हमारी चल रही हैं, अगर आपने कोई चीज़ माइक में कहनी है, होपफुली ऐसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई चीज़ माइक में आपने कहनी है तो राइट इट इन द चैट कि आई वांट माय माइक टू बी ओपन। ठीक है, डोंट रेज़ योर हैंड, क्योंकि जो रेज़ हैंड वाला ऑप्शन है, क्योंकि स्क्रीन इज़ लिमिटेड, मैंने कुछ आपके साथ भी शेयर की हुई है, तो विंडोज़ में वो सामने नहीं रख पाऊँगा सारी की सारी। So don't just raise your hand. You can write it in the chat room if you want to your mic to be opened. Just saying, अगर ज़रूरत पड़ती है तो. So what was the code that we were working on? हमने एक सिंपल सा कोड लिखा था, and let me get to that file. वो कोड मैंने बाय द वे आपसे शेयर भी कर लिया है गूगल ड्राइव के लिंक पे। और हमारा गूगल ड्राइव लिंक था tiny.cc/pf_fall2020smiu। वो जो लिंक था उसके ऊपर मैं सोर्स कोड भी हम जो काम करेंगे वो वहाँ पर आपके साथ शेयर करता जाऊँगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। सो ओके, सो दिस वाज द थिंग। ये चीज़ हमने लिखी थी। स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको? यस, या स्क्रीन इज़ विजिबल, मैसेजेस आ गए मेरे पास। तो ये वो चीज़ थी जो कि मशीन कोड है, जो कि मशीन कोड लिखा हुआ है, और आपने देखा भी इसकी टाइप सी फाइल नहीं है, एप्लीकेशन है। ये एक्चुअली वो सी फाइल है जो कि हमने लिखी थी। सो अगर मैं दोबारा एक नए सिरे से एक नई सी फाइल लिखकर उसको उसको रन करता हूँ, इंस्टॉलेशन गाइड आपने लास्ट लेक्चर में से देखनी है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। सो अगर मैं दोबारा एक दूसरा कोड लिखता हूँ तो लेट्स से कि सबसे पहले मैं क्या ओपन करूँगा, मैं नोटपैड पे जाऊँगा, क्योंकि लाइक आई सेड कि यू कैन राइट द कोड एनीवेयर, यू कैन राइट द कोड इन वर्ड और वर्डपैड और वट एवर। नोटपैड इज़ बेस्ट बिकॉज इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती। योर कोड इज़ जस्ट द कोड, इट्स नॉट अ फॉन्ट रिलेटेड, और उसका फॉन्ट किस तरह का है, उसकी पेज की लेआउट किस तरह का, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कोड लिखना ज़्यादा बेहतर है। सो द कोड वॉज लाइक दिस। सी का कोड हमेशा स्टार्ट होगा, यू वुड फर्स्ट इंक्लूड stdio.h फाइल, दिस इज़ अ फाइल। इंक्लूड इज़ अ कीवर्ड, यानी कि एक प्री डिफाइंड वर्ड है सी का। इंक्लूड आप लिखेंगे जब हैश का मतलब ये है कि कोई भी काम करने से पहले सबसे काम आपने ये पहला काम ये करना है, हैश इंक्लूड stdio.h की फ़ाइल को इंक्लूड किया जाए। उसके बाद हमने कहा था कि ये काम हमने फ़िलहाल ऐसे ही लिखना है, वी आर नॉट सेइंग कि ये क्यों है। ये चारों काम जो हैं, यानी कि ब्रैकेट से स्टार्ट करना, शुरू करना, इंट मेन लिखना, और उसके बाद ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स लगा के शुरू करके बंद करना, और उनके अंदर रिटर्न ज़ीरो, ये चीज़ एज इट इज़ लिखनी है। इसको हम बाद में रेफ़र करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। अभी आपने ये समझना है कि हर सी के प्रोग्राम में आपने ये काम ऐसा का ऐसा ही लिखना है। हैश इंक्लूड का मतलब मैंने बता दिया था कि stdio को क्यों हमने इंक्लूड किया, लास्ट लेक्चर को रेफ़र करेंगे आप। बट दिस विल बी अवर बेसिक लेआउट ऑफ अ सी कोड। ये लेआउट तो हर कोड का होगा ही, यानी जब भी हम कोड स्टार्ट करेंगे उसमें हम ये काम हम कर देंगे। हमने ये कहा था लास्ट क्लास में, हमने कहा था कि इफ़ यू वांट टू प्रिंट समथिंग इन आवर प्रोग्राम, तो उसके लिए हम कहेंगे प्रिंट एफ। जो चीज़ आपने प्रिंट करनी है वो आप इसके अंदर लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर,
और अगर आप उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। एज इट इज़ का मतलब ये है कि अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर, यानी कि जो आपके इस पूरे कोड को पढ़ के कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, वो हेलो का मतलब ढूंढना शुरू हो जाएगा stdio.h में। वो कहेगा प्रिंट एफ तो मुझे समझ में आ रहा है क्या है, stdio.h में उसका मतलब है कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, इसका मतलब भी उसे समझ आ रहा होगा, इंक्लूड का मतलब भी समझ आ रहा है, हैश भी समझ आ रहा है, सब चीज़ें समझ आ रही हैं। वो कह रहा है हेलो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आई डोंट वांट द कंपाइलर कि वो इस हेलो का मतलब जाके इस लाइब्रेरी में ढूंढे, बुक में ढूंढे, stdio.h की फ़ाइल में ढूंढे। इस वजह से मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा कि भाई इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जैसा ये लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा प्रिंट कर दो, दैट्स इट। आपको इसका मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कोई स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है सी के अंदर, तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए फुल स्टॉप की जगह सेमीकॉलन लगाते हैं। सेमीकॉलन इज़ द फुल स्टॉप ऑफ दिस लैंग्वेज, कि बात ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप, सेमीकॉलन। यहाँ पर भी देखें तो ये स्टेटमेंट थी कि इसको ख़त्म किया मैंने किस तरह, सेमीकॉलन। अगर आप सेमीकॉलन नहीं लगाएंगे तो इट इज़ एन एरर, प्रोग्राम को ये पता नहीं लग पाएगा कि ये बात कहाँ ख़त्म हुई, क्या अभी तक बात चल रही है। तो सेमीकॉलन लगाना लाजमी ज़रूरी है किसी भी इंस्ट्रक्शन में। तो ये एक छोटा सा कोड हमने लिखा था। फिर हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया है। कंट्रोल एस करने के बाद आप फाइल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ pf1d2 कर देते हैं, इसको माय फाइल कर देते हैं, माय फाइल। हमने ये कुछ रूल्स इसके लिए लिखे थे। हमने कहा था कि फ़ाइल के नाम में बेहतर ये है कि आप स्पेस ना दें। माय फाइल मैंने लिखा है लेकिन स्पेस नहीं दिया है। फाइल के नाम के आगे आप लिखेंगे .c, और नीचे से अगर यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ से आप ऑल फाइल सेलेक्ट कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी वजह से आपका जो विंडोज़ है, आपकी जो विंडोज़ है, अगर उसमें कोई इशू आता है और वो कहता है कि ये टेक्स्ट फाइल के तौर पर सेव हो जाएगी, तो वी डोंट वांट इट टू सेव एज अ टेक्स्ट फाइल। सेव एज टाइप इसकी टेक्स्ट हमने नहीं रखनी, बल्कि एज अ सी टाइप हम इसको सेव कर रहे हैं। तो .c हमने लिख तो दिया है, काम हो जाएगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप यहाँ से भी ऑल फाइल सेलेक्ट कर लें। सो आई एम जस्ट गोइंग टू द फोल्डर जहाँ पर मुझे इस चीज़ को सेव करना है। सोर्स कोड का फोल्डर है जहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ऑल फाइल्स में करता हूँ, तो इसको ऑल फाइल्स करके मैं सेव कर दूँगा। अब ये कोड यहाँ पर सेव हो गया। सी ये उसी फोल्डर में हूँ मैं जहाँ पर अभी जाकर मैंने फाइल सेव की है। माई फाइल .c यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके बाद अगला काम जो हमने करना है वो ये कि पावर शेल विंडो ओपन करनी है। उसका तरीका, बेहतर तरीका ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करके रखें और राइट क्लिक करें यहाँ पे। अगर आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। अभी मैं सिंपल राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा अब वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब मैं शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, अब ये ऑप्शन है। तो आप जब पावर शेल विंडो ओपन करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, तो आप उसी जगह पर होंगे जिस जगह से आपने ये फ़ोल्डर ओपन किया है। यानी कि ये पूरा एड्रेस जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा जहाँ पर भी आपने सेव करनी है फ़ाइल। अब दो स्टेप्स हैं सिर्फ और सिर्फ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इस फाइल को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज कोड में, और फिर उस मशीन लैंग्वेज कोड को रन करेंगे। बस ये दो स्टेप हैं। तो इस फाइल को मशीन लैंग्वेज कोड में रन करने के लिए जो कमांड है वो है TCC स्पेस, जिस फाइल को आप रन करना चाह रहे हैं, कंपाइल करना चाह रहे हैं, माई फाइल .c, दैट्स इट। व्हाट इज़ TCC? TCC इज़ आवर कंपाइलर नेम। और ये वही है जो आप लास्ट लेक्चर अगर देखेंगे तो हमने जो कंपाइलर इंस्टॉल किया है उसका नाम है TCC। TCC लिखेंगे आप शॉर्ट में, यानी स्मॉलर केस में स्मॉलर t स्मॉलर c स्पेस अपने फाइल का नाम .c लिखेंगे, एंटर करेंगे। अगर आपको इस एंटर करने के बाद यही पूरी लाइन एज इट इज़ आ जाती है नीचे बगैर कुछ कहे, इसका मतलब है कि आपके कोड में कोई एरर नहीं था। दूसरी बात, दूसरी तरीके से जो वेरीफाई आप कर सकते हो, पहली चीज़ तो ये कि इसके बाद अगर डायरेक्ट लाइन आ जाए, कोई दूसरी बात ना कहे आपकी पावर शेल विंडो, इसका मतलब है कि कंपाइल हो चुका है आपका कोड सही से विदाउट एनी एरर। और दूसरा इसका सवाल ये है, दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जहाँ पर आपकी फ़ाइल थी, यू कैन वेरीफाई दिस कि माई फाइल .c आपने बनाई थी, लेकिन माई फाइल .exe यानी कि एप्लीकेशन फ़ाइल माई फाइल की यहाँ पर बन जाएगी। अगर आपके इस कोड में कोई एरर होता तो ये फ़ाइल यहाँ पर ना बनती, आपको वो एरर यहाँ पर बताया जाता, और यहाँ पर ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है ये डायरेक्टली ना आती। लेकिन अगर ये चीज़ें सही हो गई हैं, इसका मतलब है हमारे कोड में कोई एरर नहीं है
और हमारा कोड मशीन लैंग्वेज के, हमारा सोर्स कोड मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट टू रन दिस कोड. द बेस्ट वे टू रन द कोड इज टू राइट डॉट बैकस्लैश. दिस इज बैकस्लैश. इसकी की आपके बैक स्पेस के अराउंड कहीं होगी. फॉरवर्ड स्लैश नहीं है. फॉरवर्ड स्लैश इज लाइक दैट. ये फॉरवर्ड स्लैश लिख रहा हूँ मैं. यू कैन सी कि वो बैक स्लैश इससे कुछ मुख्तलिफ है. सो डॉट बैक स्लैश और अपनी फाइल का नाम माई फाइल. अब इस जगह आप डॉट सी नहीं लिखेंगे क्योंकि वी आर नॉट ट्राइंग टू रन द सी फाइल, वी आर ट्राइंग टू रन दिस फाइल जिसके आगे कोई एक्सटेंशन है ही नहीं. सो डॉट्स बैक स्लैश माई फाइल जब आप लिख कर एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम में जो भी लिखा हुआ था वो रन हो जाएगा और आपको यहाँ पर देखें वही काम जो कि हमने प्रिंट किया वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, हेलो. सो इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन माई डॉक्यूमेंट, सो आई विल रिमूव दिस. मैं इसको बंद कर दूंगा. मैं अपनी फाइल को दोबारा एडिट करता हूँ. नोटपैड में ये खुलती है. लेट्स से कि मैं यहाँ पर हेलो की जगह हेलो के साथ साथ कुछ और भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड. सो इसको मैं सेव करूँगा. इस फाइल के अंदर अभी सिर्फ हेलो लिखा हुआ है. जब मैं इसको सेव कर दूंगा, यानी कि जो स्टार लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने फाइल में एडिटिंग की है और आपने इसको सेव नहीं किया. तो मैंने एडिटिंग की है. अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये स्टार यहाँ से गायब हो जाएगा. सेव किया, स्टार गायब हो गया, यानी कि इस फाइल के अंदर, अब एक्चुअल फाइल के अंदर ये चीज़ सेव हो चुकी है. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं दोबारा इस फाइल को, क्योंकि अब इसमें चेंजिंग हो गई है, इस फाइल को दोबारा कन्वर्ट करूँगा मशीन कोड में. पुराना मशीन कोड अब मैं नहीं चला सकता. अगर मैं चलाऊँगा तो मुझे पुराने फाइल की आउटपुट देगा. लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने नया कोड लिखा है, जो मैंने एडिटिंग की है, मैं उसको रन करूँ. तो अगेन मैं वही काम करूँगा. शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक, ओपन पावर शेल विंडो, और वही काम कि इसको पहले कंपाइल करूँगा. टी सी सी डॉट, सॉरी नॉट डॉट एयर, टी सी सी माई फाइल डॉट सी. मैं एंटर करूँगा. फाइल ऑलरेडी बनी हुई थी तो यहाँ पर आपको दोबारा बनते हुए नज़र नहीं आएगी. यही फाइल रहेगी, इसमें एडिटिंग हो जाएगी. यानी कि अब ये दूसरी फाइल है, ये पुराना कोड नहीं है. इस फाइल के अंदर अब नया कोड है, नया मशीन कोड है. अब मैं जब इसको रन करूँगा डॉट बैक स्लैश माई फाइल डॉट, यहाँ पर डॉट नहीं आता, सिर्फ माई फाइल. सो यू कैन सी कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया. अगेन एक और काम करते हैं. माई फाइल डॉट सी को मैं एडिट करता हूँ एंड लेट्स से कि मैं सेमीकोलन लगाना भूल जाता हूँ. यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं एक एरर. सेव कर दिया मैंने फाइल को, इसको बंद किया, पावर शेल विंडो ओपन की, उसके अंदर लिखा टी सी सी स्पेस माई फाइल डॉट सी, एंटर किया. नाउ यू कैन सी कि इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर ये चीज़ नहीं आई है और यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है. वो कह रहा है कि माई फाइल डॉट सी में एरर है. लाइन नंबर 5 में क्या एरर है? सेमीकोलन इज़ एक्सपेक्टेड. तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लियरली आपको वही चीज़ मिल जाती है, जो वही चीज़ बताता है जो कि एरर है. कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको जो चीज़ बता रहा होता है वो एरर नहीं होता, एरर कुछ और होता है. बेसिकली द पॉइंट इज़ कि आपको एरर बता रहा है और बता रहा है किस लाइन में है. तो आप उस लाइन को ज़रा देख लें दोबारा, उसमें कोई ना कोई एरर होगा. तो मैं दोबारा उसको एडिट करता हूँ, देखता हूँ. तो 5th लाइन में अगर मैं आता हूँ तो ओके, यहाँ पर सेमीकोलन आना चाहिए. अगेन लाइन नंबर भी कंफर्म नहीं होता. इट्स सेइंग कि 5th लाइन में एरर है, बट बेसिकली 1 2 3 4th लाइन में एरर है. इसकी डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाएँ कि एरर को किस तरह से पढ़ना है. बट आपको ये काम जब आप करते रहेंगे ना साथ साथ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा. यहाँ पर कोई ऐसी ख़ास जिसको कहा जाए कि साइंस नहीं है इसके पीछे कि आपको बता दिया जाए कि किस तरह से रीड किया जा सकता है एरर को. जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताई जा सकती हैं. इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप जब ज़्यादा काम करेंगे इसके ऊपर, ख़ुद एरर्स आएंगे आपके, तो आपको अंदाज़ा होगा. सो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड मैंने सेमीकोलन लगा दिया, इसको बंद किया, सेव करके बंद करूँगा मैं. इस फाइल को मैं लेट सपोज मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, जो आपकी फ़ाइल थी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना इसमें एडिटिंग होती जा रही है बार बार, तो वो दिख नहीं रही है हमें. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें पुराना फाइल का कोड है एरर वाला, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. अब मैं आगे लिखता हूँ टी सी सी स्लैश माई फाइल डॉट सी. जब मैं एंटर करता हूँ तो अब देखें फाइल भी बन गई और यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आया. अब आई कैन रन दैट फाइल, सॉरी नॉट माई फाइल डॉट सी. सी जब मैंने सी लिखा तो उसने रन कर दी और फाइल को खोल दिया. जस्ट माई फाइल, तो इसके आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड. ठीक है जी. CLS इज़ अ कमांड फॉर क्लियर स्क्रीन. CLS, अगर बहुत सारी चीज़ें आपने लिखती हैं, आपके इस पर गलत आ गई हैं चीज़ें,
तो CLS लिख के एंटर करें, आपकी स्क्रीन साफ हो जाएगी। सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू रन अ कोड। अब हम इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे कि रन कैसे हो रहा है कोड, हम रन बार बार करेंगे, बट अब हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि कोड किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें और होती हैं कोडिंग के अंदर। सो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हमने किया। व्हाट अबाउट के हेलो वर्ल्ड मैं कुछ और भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट एफ की, PRINTF, कुछ और प्रिंट करते हैं, ज़ुबैर, या चलें कंप्यूटर साइंस प्रिंट करते हैं, कंप्यूटर। एक और चीज़ प्रिंट करते हैं, साइंस। 1 2 3, 3 चीज़ें मैंने प्रिंट कर दी। एक चीज़ ये हो गई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एक चीज़ ये हो गई और एक चीज़ ये हो गई। नाउ आई जस्ट वांट यू गाइस टू गेस कि जब मैं इसको चलाऊंगा कोड को तो क्या आउटपुट आएगी। मैंने इसको सेव किया, मैं साथ साथ कंपाइल करता जा रहा हूँ, लेकिन आप गेस करके मुझे बताएं कि क्या आउटपुट आएगी। एक ही मैसेज में लिख दें काइंडली, अलग अलग मैसेज नहीं भेजिएगा कि ये आएगा ये आएगा, एक ही मैसेज में लिख के भेजें कि क्या आउटपुट आएगी। दिस इज़ द कोड, अगर आप रेफ़र करना चाहें तो। ओके, खालिद चांडियो कह रहे हैं ठीक है, मेरे पास जवाब आ गया। मुजीब शेख का भी जवाब आ गया है। नाउ चले मैं ऑप्शन देता हूँ आपको कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, क्या होगा। क्या आपको ये नहीं लगता, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आउटपुट, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोड, क्या आउटपुट ऐसे आएगा कि हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर। मैं आपको 3 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यू विल हैव टू सेलेक्ट के 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस, क्या आउटपुट ये आएगी, या फिर आउटपुट ये आएगी, या फिर आउटपुट ये आएगी। यानी कि बेसिकली अगर मैं स्क्रीन देख रहा हूँ ना, तो या ये लाइन लिखी हुई आएगी क्या जो ब्लू में है अभी, क्या ये ब्लू लाइन लिखी हुई आएगी, या 1 2 3 ये तीनों चीज़ें लिखी हुई आएंगी। यहाँ से स्क्रीन स्टार्ट हो रही है, ये और ये 1 2 और 3, क्या कहते हैं। 1 1 1 1, एक ऑप्शन आया है 3। सो गुड, लेट्स ट्राई टू रन इट और फिर उसको समझते हैं कि क्या एक्चुअली जवाब आया है। सो आई वांट टू शो इट इन जस्ट वन स्क्रीन। चलें ये देखें, माई डॉट माई फाइल, यहाँ पर आउटपुट आएगी अब, और आप कंपेयर कीजिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। दिस इज़ द आउटपुट, ओके, दिस आई थिंक थोड़ा एलाबोरेट, थोड़ा बड़ा कर दें तो एलाबोरेट नज़र आ जाएगा। लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन, विजिबल सही नहीं है, ये आई आउटपुट। नाउ व्हाट इज़ दिस, ऑप्शन 1 2 और 3। राइट, ऑल ऑफ यू वर रॉन्ग, यू आर सेइंग कि 1 आएगा या 3 आएगा, बट एक्चुअली द आंसर इज़ 2। अब हमारा मकसद ये है कि ऐसा क्यों है ये समझना। मुजीब कह रहे हैं कि फिर हम एक ही दफ़ा प्रिंट करवा दें। यस, उस पर भी बहस करते हैं कि फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई इज़ द आउटपुट लाइक दिस।
सो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर समझ आ रही है इस आउटपुट को देख के वो ये कि इट डज़ नॉट मैटर कि आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स अलग अलग लाइंस में लिखें। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की। अगर आप हेलो वर्ल्ड के बाद नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट लाइन के अंदर ही कंप्यूटर प्रिंट होगा। कंप्यूटर हेलो वर्ल्ड वाली लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह साइंस अगर आप कंप्यूटर के नीचे वाली लाइन में प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले लाइन में ही प्रिंट होगा। आपने स्टेटमेंट नीचे वाली लाइन में लिखी है, साइंस नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो ये आपने नहीं लिखा, राइट? इससे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, जो कि अभी 1 मिनट के लिए इस स्क्रीन को मैं ले जाता हूँ दूर। इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अब देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। तो सिर्फ हेलो कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा मैं एक ही लाइन में लाना चाह रहा हूँ इसलिए। दिस इज द कोड, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जरा लिखा रहे। अब आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगी? आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है कि एक और ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, एरर। It throws an error. It's not going to print an error. It throws an error. 1, 2, 3 or 4. What do you guys think? खालिद चांडियो कह रहे हैं 4, यानी कि एरर। फैसल अली अब भी 2 के ऊपर ही बजद हैं। इस सेइंग कि 2 ही आएगा जवाब अब भी। सोहेब अली भी यही कह रहे हैं, सेम ही प्रिंट होगा। 1 नहीं, एक्चुअली 1 प्रिंट नहीं हो रहा था, हमने ये देखा था कि 2 प्रिंट हो रहा है। तो एक्चुअली यू आर सेइंग कि प्रिंट जो हो रहा था वही होगा, विच इज़ दिस। इट इज़ ऑप्शन 2। सो before running that, just understand this: we are not dependent on computer to tell us everything. We can learn something ourselves as well. And understand this: in every language, in every high level programming language, most of the languages, almost 90% of the languages जो हैं कुछ के अलावा, वाइट स्पेसेस एक चीज़ को कहते हैं। और वाइट स्पेसेस का मतलब ये होता है जिसको हम स्पेस कहते हैं, यानी कि 2 कैरेक्टर्स के दरमियान, 2 लफ्ज़ों के दरमियान ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है वाइट स्पेस। दिस इज़ अ वाइट स्पेस। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ वाइट स्पेस। एक टैब आप लगा देते हैं वो भी एक वाइट स्पेस है। दिस इज़ ऑल्सो अ वाइट स्पेस। दिस इज़ एंटर, जो कि सेलेक्ट हुआ है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर आप एंटर कर देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अगर हम सिर्फ सी की बात करें, सी के अंदर वाइट स्पेसेस रीड नहीं होते। वाइट स्पेसेस कभी रीड नहीं होता है कोड के अंदर। मेन की अगर हम बात करें, इसके अंदर, बाहर को छोड़ दें, इसके अंदर वाइट स्पेसेस रीड नहीं होते। विच मीन्स कि अगर मैं इस कोड को, बड़ी टिपिकल बात है, समझने वाली है, इस तरह लिख दूं, इट वुड वर्क एग्जैक्टली द सेम। ये जो मैंने एंटर किया था और स्पेस दिया था और फिर ब्रैकेट्स के नीचे लिखी थी चीज़, उसके साथ नहीं लिखी थी, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि मेरा कोड रीडेबल हो, आसानी से समझ में आ जाए मुझे कौन सी स्टेटमेंट है कहाँ ख़त्म हो रही है। वरना सी को अगर प्रोग्राम रन करना है, उसको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस कोड में पूरी पूरी है। और यही सबसे बड़ा काम है सेमीकॉलन का। जो हम कह रहे थे ना, बात ख़त्म हो जाए तो सेमीकॉलन लगा दें। किसी के जहन में ये भी आया होगा कि जब हम नीचे लाइन में अगली चीज़ लिख रहे हैं तो इसको समझ जाना चाहिए कि निचली लाइन में चले गए मतलब बात ख़त्म। नहीं, ये वाइट स्पेस को रीड ही नहीं करता, इसको सेमीकॉलन चाहिए। जहाँ स्टेटमेंट ख़त्म हो सेमीकॉलन लगना चाहिए। यहाँ से आपने बात शुरू की,
सेमी कॉलन आ गया, बात खत्म हो गई ना, सेमी कॉलन आ गया, मतलब ये एक स्टेटमेंट है। फिर दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट आप यहीं से शुरू करें, एंटर दे के शुरू करें, एंटर के बाद टैब दे के शुरू करें, डजेंट मैटर। यहीं से शुरू करें, एंटर दें, एंटर के बाद टैब दें, डजेंट मैटर। यहीं से शुरू कर दें, एंटर दें, टैब दें, डजेंट मैटर। इट ओनली मैटर्स व्हेन यू वांट योर प्रोग्राम टू बी रीडेबल। और इसी चीज़ का एक सबूत हमें यहाँ पर ये भी मिला कि जब हमने इनको इस तरह से प्रिंट करने की कोशिश की तो एक्चुअली ये तीनों चीज़ें अलग अलग लाइन में लिखी हुई हैं, इस वजह से अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं हुई। बिकॉज कंप्यूटर इसको ये रीड कर रहा है कि हेलो प्रिंट किया जाए, फिर कंप्यूटर प्रिंट किया जाए, दैट्स इट, फिर कंप्यूटर प्रिंट किया जाए, फिर नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर प्रिंट किया जाए, ये मैंने नहीं कहा, फिर साइंस प्रिंट किया जाए, फिर ये नहीं कहा मैंने कि फिर नेक्स्ट लाइन में साइंस प्रिंट किया जाए, और ना ही मैंने ये कहा कि फिर कंप्यूटर के बाद फिर स्पेस दे के साइंस प्रिंट किया जाए, विच इज़ दिस। ना ही मैंने ये कहा कि हेलो के बाद स्पेस दे के कंप्यूटर प्रिंट किया जाए। तो ना मैंने स्पेसिस का इसको बताया है और ना ये स्पेसिस को रीड करेगा। ये जो स्पेसिस हैं ये मैंने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए लगाए हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये आउटपुट आए, नंबर 1, अगर मैं वर्ड को मिटा दूँ अब यहाँ से, क्योंकि हमने हेलो लिखा हुआ है सिर्फ कोड में। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है और आई एम होपिंग कि आप सही जवाब देंगे। ये सारी चीज़ें समझने के बाद इफ़ आई वांट ऑप्शन 1 टू बी प्रिंटेड, ऑप्शन 1 प्रिंट हो, तो मुझे अपने कोड में क्या तब्दीली लानी पड़ेगी, बताएं। यू कैन गो सैयद तला। If I want option 1 to be printed, what changes should I make in my code? Good, Khalid, good. What about other students? Come on, give me answers. ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलन, सब ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलन है तो सही, सैयद तलहा। जुहेब अली इज सेइंग कि कॉमा आएगा। कैन यू टेल मी कहाँ आएगा कॉमा? जस्ट टेल मी कि सेकंड प्रिंट एफ के बाद आएगा या कंप्यूटर से पहले आएगा, कुछ भी बता दें, स्पेसिफाई कर दें। सो कंप्यूटर के बाद कह रहे हैं आप कॉमा लगाएं, ओके। सो द आंसर बेसिकली इज़ खालिद का जो जवाब है वो सही है, बट उस जवाब पे जाने से पहले हम इसकी अंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। मैं इस कोड को थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ, थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ऊपर वाली चीज़ों को तो खैर हम छोड़ दें, प्रिंट एफ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग टू कंप्यूटर, हेलो प्रिंट करो, फिर कंप्यूटर प्रिंट करो, फिर साइंस प्रिंट करो। नाउ कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन, उसको जो मैं कहूँगा वो वैसा ही करेगा। हेलो प्रिंट करो, कंप्यूटर प्रिंट करो। प्रिंट एफ का काम यही है ना कि जो चीज़ है एज इट इज़ प्रिंट हो जाए, दैट्स इट। प्रिंट एफ का काम यही है, हेलो प्रिंट करो, कंप्यूटर प्रिंट करो, साइंस प्रिंट करो। मैं अगर इसको ये कहता हूँ कि हेलो के बाद स्पेस के बाद कंप्यूटर प्रिंट करो, तो ऐसे प्रिंट होगा। अगर मैं इसको कहता हूँ हेलो के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर कंप्यूटर प्रिंट करो, ऐसे प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं इसको कहता हूँ हेलो के बाद कंप्यूटर प्रिंट करो, तो अब ये अपनी तरफ से कोई स्पेस, कोई एंटर, कोई चीज़ एंटर थोड़ी करेगा ताकि आपको सही लगे। आपने इसको कहा था हेलो कंप्यूटर, हेलो प्रिंट करो, कंप्यूटर प्रिंट करो, तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं आएगा, हेलो और कंप्यूटर के दरमियान कुछ भी नहीं आएगा, कंप्यूटर और साइंस के दरमियान कुछ नहीं आएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि हेलो के बाद स्पेस और फिर कंप्यूटर प्रिंट हो, तो दो सोल्यूशन है उसके। एक सोल्यूशन तो जिस तरह से अभी मुझे बताया खालिद ने कि हेलो के बाद मैं स्पेस दे दूँ। तो अब सब समझ लें क्या मैंने कहा कंप्यूटर को, मैंने कहा कि हेलो प्रिंट करो, सिर्फ हेलो प्रिंट नहीं कहा मैंने इसको कहा हेलो स्पेस प्रिंट करो। इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ें हैं एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी, तो हेलो के बाद स्पेस प्रिंट करो। इसी तरह मैं इसको ये भी कहूँगा कंप्यूटर के बाद स्पेस प्रिंट करो, तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। या दूसरा सोल्यूशन इसका ये है कि मैं बाद में प्रिंट करने के बजाय
मैं ये कहूँ हेलो के बाद कंप्यूटर से पहले स्पेस प्रिंट करो और साइंस से पहले स्पेस प्रिंट करो, अब भी वही प्रिंट होगा। या एक और तरीका भी इसका है, वो ये कि मैं इसको कहूँ प्रिंट एफ हेलो करो, फिर कंप्यूटर प्रिंट करने से पहले मैं एक और चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या प्रिंट करवा रहा हूँ? स्पेस। इसी तरह कंप्यूटर जब प्रिंट हो जाए उसके बाद मैं एक और चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या प्रिंट करवा रहा हूँ? स्पेस। अब भी वही चीज़ प्रिंट होगी जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको नज़र आ रही है। So when we are dealing with printf statement, it does not print anything in new line or get any space or print any space with itself, by itself. अपनी तरफ से कोई स्पेसिंग नहीं लगाएगा ये, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ स्पेस लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना। तो अगर आप स्पेस चाहते हैं, ये भी तरीका है, दूसरा तरीका भी है जिस तरह से मैंने अभी बताया। तो एक सिंपल सा खालिद का जो तरीका था वो हम अप्लाई करते हैं। ऑप्शंस को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये कोड अब मुझे रन भी करना है। अगर ये ऑप्शंस लिख के रहते तो वो मुझे एरर देता कि ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही जो आपने नीचे लिखी हैं। सो हम वो ऑप्शन लेते हैं जो कि खालिद ने बताया। हेलो के बाद मैंने स्पेस दे दिया और कंप्यूटर के बाद मैंने स्पेस दे दिया। मैंने इस फाइल को कर दिया सेव। अब मैं दोबारा पावर शेल विंडो के ऊपर आता हूँ और इस कोड को दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा रन करूँगा ./my_file, ये एरर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लें। अब मैं इसको दोबारा सिर्फ रन कर रहा हूँ। अगर मैं रन कर रहा हूँ इसका मतलब है कि जो पुराना मशीन कोड है वही रन होगा। ये वाला पुराना मशीन कोड थोड़ी रन करना है, मैंने तो कोड में चेंजिंग की है। इस वजह से मुझे इसका दोबारा से मशीन कोड बनाना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करूँगा तो नया कोड रन हो रहा होगा। अब देखें, ये आउटपुट आ रही है और एक ये नई आउटपुट जो आई है, इन दोनों में फ़र्क है। वर्ड को तो खैर छोड़ दें क्योंकि वर्ड मैंने मिटा दिया वैसे ही, लेकिन देखिए वर्ड के बाद स्पेस नहीं था कंप्यूटर साइंस में, अब वैल्यू के बाद भी स्पेस है, कंप्यूटर साइंस के बाद भी स्पेस, कंप्यूटर और साइंस के दरमियान भी है, बिकॉज मैंने यहाँ पर स्पेसेस इंट्रोड्यूस करवा दिए। राइट, बात समझ आ रही है अभी तक? नहीं, पावर शेल विंडो आपके कंप्यूटर्स में होगी। अगर आप विंडो 8 या उसके बाद वाली विंडो 10 या कोई और यूज़ कर रहे हैं तो पावर शेल विंडो आपके कंप्यूटर्स में होगी, सैयद तलहा। और अगर आप 7 यूज़ कर रहे हैं या उससे पुरानी कोई विंडो XP वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ये काम आप CMD के अंदर भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है। अगर आप विंडो 7 की एग्जांपल लें और आप यहाँ पर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे ना विंडो 7 में, तो यहाँ पे ओपन पावर शेल विंडो के अलावा आ रहा होगा ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, जो कि ब्लैक स्क्रीन अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली CMD। तो आप इसके अंदर भी वही काम कर सकते हैं जो कि आप पावर शेल में कर रहे हैं। 8 और 10 में यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं है, कमांड का नहीं है, इस वजह से मैं पावर शेल में काम कर रहा हूँ। आप चाहें तो कमांड में भी कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि जब आप शिफ्ट दबा के ओपन करके पावर शेल विंडो कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर जो एड्रेस है वो ये होना चाहिए। अगर ये एड्रेस नहीं है तो वो आपको कहेगा कि फाइल नॉट फाउंड, ये फाइल इसको मिलेगी नहीं क्योंकि आपसे इस एड्रेस पर होंगे पोस्ट कोविड वाले फोल्डर में। ठीक है, सो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। तो आप CMD ओपन कर लेंगे वहाँ से। यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करके शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ओपन CMD आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप उसमें भी यही काम कर सकते हैं जो कि मैं इसमें कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आपने स्पेसेस इंट्रोड्यूस करवा दिए और तो वहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, विच इज़ व्हाट इफ़ आई वांटेड टू प्रिंट इन द डिफरेंट लाइंस। हेलो के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद साइंस, नेक्स्ट लाइन में आए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो चीज़ समझ लें। अब अगर आप ये चाहते हैं कि हेलो डिफरेंट लाइन में और उसके बाद कंप्यूटर डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो, साइंस डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली चीज़ पर जाऊँ मैं एक और चीज़ को एड्रेस कर लेता हूँ। आई थिंक मुजीब कह रहे थे, कौन कह रहे थे? जी, वही कह रहे थे कि एक साथ ही फिर प्रिंट करवा दें अगर आउटपुट में कोई इशू नहीं आ रहा है तो, स्पेसेस नहीं आ रही हैं तो अगर आउटपुट में ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है, आउटपुट में स्पेसेस नहीं दे रहा है, तो वी कैन ऑल्सो डू दिस।
हम अलग अलग प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्यों लिखे हैं, एक ही में लिख देते हैं पूरी चीज़। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। मैंने सिर्फ वो आपको स्पेसिस वाली चीज़ और वो चीज़ समझाने के लिए ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखे। सो अगर मैं कंप्यूटर साइंस के दरमियान स्पेस प्रिंट करना चाह रहा हूँ, एक तरीका तो ये है कि मैं कंप्यूटर के बाद स्पेस प्रिंट करूँ। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं साइंस भी साथ साथ ही प्रिंट कर दूँ। मैं अलग अलग प्रिंट एफ की स्टेटमेंट क्यों लिखी है, इसको मिटा दूँ, कंप्यूटर साइंस साथ साथ प्रिंट हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द एंड लाइन थिंग, यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि हेलो प्रिंट हो और फिर उसकी अगली लाइन में कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो, हेलो के बाद कंप्यूटर साइंस अगर मैं इस लेवल पे ही प्रिंट करूँगा तो ऑप्शन आउटपुट होगी हाउस कंप्यूटर साइंस, ये आउटपुट आएगी। बट मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आउटपुट आए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहा जाता है एस्केप सीक्वेंसेस। ये वर्ड नोट कर लें, बल्कि मैं भी आपको खोल के भी दिखा लेता हूँ। ये मैंने किसी लेक्चर में नहीं लिखा है जो कि मैं आपको अपनी तरफ से दिखा सकूँ, बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ वाइल सर्चिंग ऑन गूगल। So these are what are called space escape sequences। escape sequences अगर ये देखें आप स्क्रीन के ऊपर, escape sequences। escape sequences क्या होती हैं, इसको अब हमने समझना है। So open link in new tab, open image in new tab। थोड़ा सा इसका वाजे करके देख लें हम, अगर अवेलेबल है तो। How about this or this? No, visible नहीं है। How about we refer to a book? No. So anyways, let's understand this from these smaller images। So these are called escape sequences। escape sequences ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके कोड में प्रिंट एफ के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती हैं। हमने ये समझा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ लिखी जाएगी एज इट इज़ प्रिंट होगा, और हमने देखा ऐसा ही हो रहा है। हेलो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, स्पेस दिया, स्पेस भी प्रिंट हो गया, साथ साथ जो चीज़ लिख रहे हैं वैसी की वैसी प्रिंट हो रही है। लेकिन जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, अगर आप इनको लिखते हैं अपने कोड में इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट स्टेटमेंट में, तो ये चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट नहीं होती। एस्केप सीक्वेंसेस एज इट इज़ प्रिंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये चीज़ अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ ना \a, और अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ \a, दिस इज़ \, तो ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगी, इसका कोई काम होगा। हर एस्केप सीक्वेंस का काम आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब है अलर्ट, एक अलर्ट बीप बचेगी, इसका मतलब है बैकस्पेस, इसका मतलब है फॉर्म फीड, बहुत सारी हैं, हम सब में नहीं जा रहे, लेकिन हमने कुछ कॉमन चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर है, अगर कोई एस्केप सीक्वेंस है तो वो हमेशा स्टार्ट होगी बैकस्पेस से। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर \, से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि नाउ वी आर राइटिंग एन एस्केप सीक्वेंस। और इन सब में एस्केप सीक्वेंस में एक एस्केप सीक्वेंस फ़िलहाल हमारे काम की है, और वो है \n। क्या काम है इसका, क्या प्रिंट करेगी ये? न्यू लाइन, विच मीन्स कि अगर मैं हेलो के बाद \n लिख देता हूँ तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि हेलो को प्रिंट किया जाए
और बैक स्लैश एन को एज इट इज़ प्रिंट ना किया जाए, क्योंकि मैंने इसको बैक स्लैश से स्टार्ट किया है, एस्केप सीक्वेंस है ये। हेलो एज इट इज़ प्रिंट हो जाए, लेकिन बैक स्लैश एन का मतलब ये है कि हेलो के बाद आप नई लाइन में आ जाएं, नई लाइन में आ जाएं, बस दैट्स इट। हेलो के बाद आप नई लाइन में आ जाएं। फिर ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, कंप्यूटर साइंस प्रिंट किया जाए। अब आप मुझे बताएं, अगर हेलो के बाद मैं नई लाइन में आ जाऊंगा प्रिंट करके, और जब मैं कंप्यूटर साइंस प्रिंट करना चाहूँगा तो कंप्यूटर साइंस कहाँ प्रिंट होगा? आई कैन नॉट गो बैक। अगर मैं नई लाइन में आ चुका हूँ तो अब कंप्यूटर साइंस नई लाइन से ही प्रिंट होना स्टार्ट होगा, राइट? तो अगर मैं एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एन यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और फिर इस चीज़ को रन करूँगा जिस तरह से अभी हम रन करते हुए आ रहे हैं, पावर शेल विंडो, tcc myfile.c, नो एरर, डॉट बैकस्लैश myfile, एंटर। नाउ यू कैन सी कि हेलो के बाद स्पेस प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने करना नहीं चाहा, साथ प्रिंट नहीं हुआ, बल्कि हेलो के बाद क्या प्रिंट हुआ? न्यू लाइन। हेलो के बाद एंटर प्रेस हो गया और वो नई लाइन में आ गया। अगली चीज़ जो आपने प्रिंट की वो नई लाइन में प्रिंट हुई। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कंप्यूटर और साइंस के दरमियान स्पेस ना हो, बल्कि कंप्यूटर अलग लाइन में प्रिंट हो और साइंस अलग लाइन में प्रिंट हो, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर प्रिंट करने के बाद नई लाइन में आओ और फिर अगली चीज़ प्रिंट करो। कंट्रोल सेव दिस थिंग, दिस थिंग। नाउ यू आर सेइंग कि हेलो क्या प्रिंट हुआ? हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट हो गई, यानी नई लाइन में आ गए। फिर अगली स्टेटमेंट कह रही है कंप्यूटर प्रिंट करो, कंप्यूटर प्रिंट हो गया। फिर क्या प्रिंट करो? नई लाइन प्रिंट करो, नई लाइन आ गई। फिर क्या प्रिंट करो? साइंस, साइंस प्रिंट हो गई। अंडरस्टूड और नॉट? जस्ट कंफर्म मी एज ऑफ नाउ, यस और नो। बात समझ में आ गई या नहीं? ओके व्हाट अबाउट खालिद? खालिद बात समझ आ गई? मुजीब आपको समझ आ गई बात? अगर अवेलेबल हैं अभी क्लास में तो अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट लेके काइंडली मुझे ईमेल कर दें। फरीदा, राइट? तो आई थिंक अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है आपको कि ये क्यों हो रहा है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ प्रिंटिंग के ऊपर चल रहे हैं। तो हमने कुछ चीज़ अगर प्रिंट करनी है, अगेन ये सारी चीज़ें प्रिंट एफ अलग लिख देने से इसका मतलब ये नहीं है कि अलग लाइन में प्रिंट होगा। अलग लाइन के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर स्पेस दे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो स्पेस दे के ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्यों दे रहे हैं स्पेसेस और नीचे लाकर अलग स्टेटमेंट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोड रीडेबल ना रहे। हम ये चाहते हैं कि कोड रीडेबल रहे। हमें पता लगे कि एक स्टेटमेंट कहाँ ख़त्म हुई है और दूसरी कहाँ से शुरू हुई है। कंप्यूटर के लिए दिस इज़ द सेम इज़ दिस, बट हम इसको सही से रीड नहीं कर पाएंगे, कौन सी स्टेटमेंट कहाँ ख़त्म हुई, कहाँ से शुरू हुई। अभी तो खैर हम रीड कर पा रहे होंगे, बट जब हमारा कोड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 10-15 लाइंस का हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तब हमें इसको रीडेबल बनाने के लिए तो अभी हम आदत यही डालेंगे कि हम अपने एक स्टेटमेंट को ख़त्म करके सेमीकोलन लगा के नई लाइन में आके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। सो अगर ज़रूरत है प्रिंट एफ की, आप अलग से लिख दें। अगर आप चाहें एक ही जगह लिख दें, एक ही जगह लिख दें, डजेंट मैटर। ज़्यादा तौर पर प्रिंट एफ की दो स्टेटमेंट्स में प्रिंटिंग तब की जा रही होती है जब आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स के दरमियान कोई और काम भी करवाना चाहें। तो अब ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि हेलो प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, उसके बाद ये काम हो, उसके बाद फिर कंप्यूटर प्रिंट हो, तो तब आपको ऑब्वियसली प्रिंट और अलग अलग लिखना पड़ेगा। वरना अगर आप चाहें तो यही सारी चीज़ उठा के कंट्रोल सी करके यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हैं, एक ही काम होगा। सो एज ऑफ नाउ देर आर नो इशूज़। सो आई एम ग्लैड कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। नाउ मूव ऑन टू सम अदर टिपिकल थिंग्स। हमने ये कहा कि जब बैक स्लैश से चीज़ स्टार्ट होगी तो वो एस्केप सीक्वेंस कहलाती है। नाउ आई एम गिविंग यू समथिंग टू गेस। आई एम श्योर कि आपको उसका जवाब नहीं पता है, एक्सेप्ट सम ऑफ द स्टूडेंट्स।
अब क्विकली आप लोग जवाब बताते जाएंगे, और जब आप जवाब बताएंगे तो उससे पहले रेफर करेंगे कि क्वेश्चन 1 का जवाब दे रहे हैं या 2 का। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, अगर अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं क्विकली जवाब सवाल पूछता जा रहा हूँ और 1 2 कर करके आपने जवाब देता जाना है। खालिद चांडियो पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट प्रिंट एफ में भी यही आउटपुट आएगा तो दूसरा प्रिंट एफ क्यों लगाया? आई थिंक आपका ये क्वेश्चन है। सो उसमें भी अगर यही जवाब आएगा, मैंने सिर्फ बातें समझाने के लिए पहले 3 लिखे फिर 2 लिखे, वरना अगर आपको सिर्फ हेलो कंप्यूटर साइंस अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। ये प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में साइंस प्रिंट हुआ। प्रिंट एफ अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट मैंने इसलिए किया था ताकि हम चेंजिंग करते रहें और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना। सो क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी कि अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, ये क्वेश्चन, ये आउटपुट नंबर 1 है। क्या हो गया? ओ आई थिंक ये सही है। दिस इज आउटपुट नंबर 1। व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड वाई? क्या स्टेटमेंट लिखूंगा मैं? पूरी एक ही प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में ही बता दें मुझे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक ही लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, समझ में आ जाएगी बात। अगर मैं ये 2 चीज़ें प्रिंट करना चाह रहा हूँ इसी तरह, क्या लिखूंगा मैं? क्वेश्चन नंबर 1, पूरा प्रिंट एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बता दें कि इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा जाएगा। ये स्टेटमेंट तो मैंने लिख दी है, प्रिंट एफ ये लिख दिया है मैंने, मुझे बस बताएं इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, इस जगह क्या लिखूंगा। ऊपर वाली चीज़ों को इग्नोर कर दें, अगर वो प्रिंट हो भी रही हैं कोई इशू नहीं है। अगर मैं ये चीज़ प्रिंट करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? खालिद चांडियो का जवाब आया है, बट थोड़ी सी गलती है खालिद, इसमें दोबारा देख लें। ओके, मुजीब शेख का भी जवाब है, बट उसमें भी थोड़ी सी गलती है, मामूली सी। एक दफ़ा और देख लें, दोबारा भेजें मुझे। और जवाब आप भेज रहे हैं तो 1 या 2 लिख दें उससे पहले, क्योंकि अभी मैं 2 3 क्वेश्चन जब और पूछूंगा तो आई विल नॉट बी श्योर कि आप किसका जवाब दे रहे हैं। अगर मैं आउटपुट में ये चाहूँ, जो कि मैंने अभी सेलेक्ट किया है ब्लू में, अगर मैं चाहूँ कि आउटपुट ये है, तो मैं इस जगह क्या लिखूँगा? नहीं खालिद, अभी दोबारा आपने वही गलती कर दी है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है? आप शायद उस गलती तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। राइट राइट राइट, कॉमन मिस्टेक्स आ रही हैं, गुड। मैं भी आपको एलाबोरेट कर देता हूँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं आप। फैसल अली का भी जवाब आया है उसमें, हाँ ठीक है, आई थिंक जवाब उनका सही है, बस वो कैपिटलाइज करना भूल गए। अच्छा, दानियाल अहमद ने लिखा है n\y। अच्छा ठीक है, दानियाल ने भी वही गलती की है जो कि खालिद ने की थी। तो यू आर सेइंग कि ये जो जवाब आया है, मैं एक एक जवाब उठा के कर लेता हूँ क्योंकि कुछ कम ही स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबको अलग अलग बता देता हूँ क्या गलती कर रहे हैं। देखें जी, अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ लिखता हूँ जो कि खालिद ने भेजी, क्या आप ये लिख दें? पहली बात तो ये कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा इसको या नहीं। आई थिंक कि आप इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि आप इन्वर्टेड कॉमा में ये चीज़ लिखेंगे। सो अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखते हैं तो जो प्रिंट होगा वो, पहली बात तो हेलो का एच छोटा आपने लिखा, वर्ड का डब्ल्यू, लेकिन इन गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं। ये एक गलती है, और गलती ये है कि n\, नहीं होगा। n हमने अगर एज इट इज़ प्रिंट करना है तो n तो लिख दिया आपने, n एज इट इज़ भी प्रिंट करना है हमने, n आपने प्रिंट कर दिया, इन तीनों चीज़ों से हेलो वर्ड n प्रिंट हो जाएगा। लेकिन स्केप सीक्वेंस में y प्रिंट नहीं करना हमने, उससे पहले \n भी प्रिंट करना है, यानी कि न्यू लाइन में हम जाएंगे, \n करेंगे और फिर y आएगा।
इसी तरह मुजीब शेख का जो जवाब है उसके अंदर उन्होंने एक गलती की है, उनका जवाब तकरीबन सही है। उनका जवाब ये है, और उन्होंने जो गलती की है वो ये है कि इन्वर्टेड कॉमा पहले तो बंद नहीं कर सके वो। दूसरी ये कि हेलो और वर्ड के दरमियान, स्पेलिंग मिस्टेक भी थी, हेलो और वर्ड के दरमियान नेक्स्ट लाइन नहीं है, हेलो और वर्ड के दरमियान सिर्फ स्पेस है, और वर्ड के बाद एन है, और एन के बाद बैकस्लैश एन है, यानी कि एस्केप सीक्वेंस है, और फिर स्पेस नहीं है वाई से पहले, राइट। इसी तरह खालिद चांडियो ने दोबारा भी यही गलती करके भेजा था मुझे। फैसल अली का जवाब तकरीबन सही है, लेकिन इन्होंने स्पेसिस में थोड़ी सी गलती कर दी है, ये फैसल अली का जवाब है। और इसमें गलती सिर्फ ये है कि पहली बात तो स्पेलिंग मिस्टेक को हम इग्नोर कर देते हैं, हेलो में डब्ल्यू नहीं है और एच कैपिटल है, ये स्पेस सही है, ये स्पेस गलत है। इसकी गलती इतनी ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन इसकी गलती ज़्यादा महसूस होगी। अगर यहाँ पर मैं स्पेस लगा देता हूँ तो इस आउटपुट ये हो जाएगी, मुझे आउटपुट ये नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट ये चाहिए। तो इसके बाद स्पेस नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर स्पेस हो भी जाए नहीं भी हो जाए इस पर कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्पेस भी नहीं होना चाहिए, राइट। फरीदा का जवाब भी सही है, शी इज सेइंग कि एन बैकस्लैश एन बाय, तो ये बेसिकली टेक्निकल है थोड़ी सी चीज़। तो जो स्केप सीक्वेंस है वो बैकस्लैश से स्टार्ट होती है, एंड नहीं होती, बैकस्लैश से स्केप सीक्वेंस स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो पहला लेटर होता है वो स्केप सीक्वेंस का हिस्सा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे। बैकस्लैश से चीज़ स्टार्ट हुई, उसके बाद एक लेटर है। अगर मैं लिखूँ ना बैकस्लैश ए बी, तो बैकस्लैश ए स्केप सीक्वेंस होगी, बी वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ बैकस्लैश टी वी, तो बैकस्लैश टी जो है वो स्केप सीक्वेंस है, लेकिन वी जो है वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखें बैकस्लैश एन वाई जो लिखा है, इसमें बैकस्लैश एन स्केप सीक्वेंस है, यानी नेक्स्ट लाइन में जाएंगे वाई वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। 1 2 को मिटा देते हैं बस, अगर हम 1 बाय 1 ही सब चीज़ों को डील कर रहे हैं तो। अगर मैं चाहूँ कि प्रिंट ये ना हो बल्कि ये प्रिंट हो, अब बताएं क्या क्या लिखूंगा मैं इस जगह पे। अगेन आई एम अज्यूमिंग कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखेंगे आप, तो इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिकली सुन लें अपने जवाब जब अभी लिख के भेजें आप, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर आपने वो चीज़ लिखनी है, तो जो बाहर वाला इन्वर्टेड कॉमा है वो ना लगाएं। अंदर क्या लिखूँ मैं, मुझे ये सिर्फ ये बताएं। नहीं फरीदा, आपका जवाब गलत है, मैं पूरी आउटपुट चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या लिखूँ कि ये पूरी आउटपुट आ जाए, राइट। खालिद खालिद चांडियो जवाब में मसला है, वही मसला है जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं है आपको, लेकिन गुड गुड गैस। अच्छा, फॉरवर्ड और बैक स्लैश के अंदर फ़र्क करें, मेरे पास कुछ स्टूडेंट फॉरवर्ड स्लैश लिख के भेज रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैक स्लैश लिख के भेज रहे हैं। बैक स्लैश लगाएंगे हम, जो बैक स्पेस के अराउंड है। जोहेब अली का जवाब है, उसमें उसमें भी गलती है, एक तो बैक स्लैश की गलती है जोहेब आपकी, दूसरा आई एम नॉट श्योर कि आपकी प्रिंटिंग से इन्वर्टेड कॉमा कैसे प्रिंट होगा। फरीदा पूरा लिखे ना जवाब, आप किस्तों किस्तों में क्यों बता रही हैं, सिर्फ वाई का जवाब दिया आपने, ये पूरी आउटपुट है, दिस होल इज़ द आउटपुट। और मुझे बताएं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे क्या लिखूँ, दैट इज़ द क्वेश्चन। दिस इज़ आउटपुट, व्हाट शुड आई राइट इनसाइड दीज इन्वर्टेड कॉमास।
So the correct answer seems to be like this. Okay, I want to print hello as it is. Then I want to print an space. Then I want to print world as it is. Then I want to print next line because the next thing is going to be in the next line. यहाँ पर इसके बाद कुछ print नहीं हो रहा है. Next line. Then I want to print y without any space. Then I want to print inverted comma. So this is the output. This is the answer. But the issue here is that if this is what I want to print, the compiler will read it like this. कि starting आपने यहाँ से ली inverted comma की, आपने as it is print किया ये सब, कुछ escape sequences भी हैं इसमें, और यहाँ पर आके आपने इस inverted comma को बंद कर दिया. यानी कि बेसिकली कंपाइलर ये समझेगा कि आप ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, और आपको वो एरर देगा कि ये इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया है आपने. सो ये इशू, इसको टैकल करने के लिए आई वॉन्ट इट टू नो, आई वॉन्ट द कंपाइलर टू नो कि मेरा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यहाँ से है और एंड यहाँ पर है. इसका मतलब है कि आई वॉन्ट इट टू स्पेसिफाई कि ये इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की क्लोजिंग नहीं है. तो मैं इसको कैसे बताऊं कि ये क्लोजिंग नहीं है, बल्कि मैं इसको एज इट इज प्रिंट करवाना चाह रहा हूं. अगेन आई विल यूज अ बैकस्लैश. इट इज ऑल्सो एन एस्केप सीक्वेंस. रेफर टू दिस टेबल अगेन. इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट डबल कोट, so I will print it like this. I can't just write double quote inside two double quotes, क्योंकि उससे फिर 3 डबल कोट्स हो जाएंगे, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ पे बंद हो रहा है आपका जो डबल कोट है. सो इफ यू वांट टू प्रिंट डबल कोट इनसाइड योर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, सो यू विल राइट बैकस्लैश एंड डबल कोट. ठीक है जी. सो दिस इज द करेक्ट आउटपुट. और अगर मैं इसको रन करूँगा तो लेट्स कंफर्म. मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ. इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कोड की फाइल है तो ये इसमें एरर देगा. सेव. अच्छा, ऊपर वाली चीज़ भी प्रिंट हुई है, हेलो कंप्यूटर साइंस, देन हेलो वर्ड. अब देखिए साइंस के बाद मैंने लाइन एंड नहीं की थी, तो ये चीज़ हेलो जब शुरू हो रहा है तो ये साइंस के साथ साथ ही शुरू हो रहा है, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे स्पेस प्रिंट किया, ना मैंने यहाँ पे स्पेस प्रिंट किया, ना मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन लिखा, ना मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन लिखा. तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग हो रही है हमारे उस कोड की. तो हेलो वर्ड आया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वाई और इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो गया. ठीक है जी. अब एक और क्वेश्चन, प्रिंटिंग के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं. अगर मैं चाहूँ कि ये प्रिंट हो, अब मैं ये सारी चीज़ मिटा रहा हूँ. अब मैं आप लोगों को कुछ फ्रेम भी नहीं दे रहा कुछ सोचने के लिए. ये चीज़ तो मैंने लिख दी. अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट हो मोहम्मद स्पेस अहमद अली अनवर बस ये बता दें ये कैसे प्रिंट होगा. अब मैं आपको दो चीज़ें दे रहा हूँ, दो ऑप्शंस दे रहा हूँ. दोनों प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ आना चाहिए. इन्वर्टेड कॉमास भी मैंने लगा दिए हैं, इसका मतलब है आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जवाब देंगे. दो लिख दिए मैंने ताकि अगर आप जवाब दें तो वो बिल्कुल एक ही उसमें लाइन में आ जाएगा, तो वो रीड मेरे लिए करना मुश्किल हो जाएगा. आप मुझे बताएं मैं यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ क्या लिखूँ. कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पूरा लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ स्टूडेंट आधे आधे करके लिखेंगे, वॉट एवर. यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ कि ये जवाब आ जाए. मुजीब शेख, एक ही दफ़ा लिख के जवाब भेजें. आपके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है. आपके दूसरे आंसर से पहले एक स्टूडेंट का और जवाब आ जाता है, तो एक ही मैसेज में लिख के भेजें क्या आना चाहिए.
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैसेज आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि फ़र्स्ट में आप लिखेंगे उप्स सॉरी, मैंने भी गलती कर दी वही। शिफ्ट एंटर अगर आप करेंगे ना तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे मैसेजेस में। तो अगर मेरे मैसेज को अब आप देखें तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये जो मोहम्मद है वो एक लाइन में आ रहा है। आप सबके पास मैसेज आया हुआ होगा। तो मेरा मैसेज जो आप ये देखें, जो ऊपर वाली लाइन है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली लाइन पहले प्रिंट एफ में लिखें और नीचे वाली लाइन दूसरे प्रिंट एफ में लिखें। इस तरह से अपना जवाब मुझे बताएं। अच्छा, फ़ोन से जवाब दे रही हैं, ठीक है। फरीदा कह रही हैं फ़ोन में शिफ्ट एंटर नहीं होता है तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप अलग अलग भेज दें जो फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुजीब शेख, आपकी गलती में साथ साथ बताता जाता हूँ, मोहम्मद और अहमद के दरमियान आपने बैकस्लैश एन लिखा है, जबकि मोहम्मद और अहमद के दरमियान न्यू लाइन नहीं है, सिर्फ स्पेस है कॉमन। तो बैकस्लैश एन अगर लगा देंगे तो मोहम्मद अलग लाइन में आएगा, अहमद अलग लाइन में आएगा। ये गलती है। खालिद चांडियो का जवाब सही है, बिल्कुल सही है। ग्रेट खालिद, ज़बरदस्त, सही जवाब है आपका। मुजीब शेख का जवाब में आपने, मुजीब शेख आपने वो चीज़ तो सही कर दी है, लेकिन अनवर वाली चीज़ आपने थोड़ी सी और गलत कर दी है। थोड़ी सी क्या, उसमें उसमें आपने किया ही नहीं वो चीज़ें को अकोमोडेट। फैसल अली कह रहे हैं कि मोहम्मद अहमद बैकस्लैश एन, राइट, करेक्ट आंसर फैसल, ज़बरदस्त। ओके, फरीदा कह रही हैं ऊपर चला गया है जवाब, उसको आप प्लीज़ देख लें। तो राइट फरीदा, गुड। आपने शायद एक गलती कर दी है, देख लें आप अपने जवाबों को, आपने एक गलती की है इसमें। आपके दोनों जवाब में देख रहा हूँ, उसमें एक गलती है। राइट दानियाल, गुड। सो करेक्ट आंसर इज़ दिस। आपने जितने भी जवाब भेजे हैं सब स्टूडेंट्स खुद टैली कर लेंगे। मोस्टली ने इसी तरह किया है, जो कि सही है। दैट इज़ कि आप मोहम्मद अली, इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेस है। सिर्फ सॉरी अहमद, इन दोनों के दरमियान स्पेस प्रिंट नहीं करना, बैक स्लैश एन प्रिंट नहीं करना, सिर्फ स्पेस है। हाउएवर अहमद के बाद बैक स्लैश एन है और उसके बाद फिर अली प्रिंट होगा। यहाँ पर अगर आए या ऊपर ही लिख दें, एक ही बात है। अली के बाद क्या प्रिंट होना है, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ। अली के बाद प्रिंट होना है अनवर, लेकिन देखें अली के बाद सबसे पहले तो बैक स्लैश एन आएगा। फरीदा की गलती ये थी, एक स्टूडेंट और ने भी ये गलती की थी, वो ये बैक स्लैश एन मिस कर गए थे। तो अली के बाद बैक स्लैश एन आएगा, चाहे यहाँ लिखें या ऊपर वाली लाइन में लिखें अली के बाद। तो अली के बाद बैक स्लैश एन आएगा, उसके बाद अनवर आएगा इन्वर्टेड कॉमा में, यानी इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा अगर एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो बैक स्लैश के अंदर आता है, बैक स्लैश इन्वर्टेड कॉमा, फिर अनवर प्रिंट होगा, फिर बैक स्लैश इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि दोबारा एज इट इज़ प्रिंट हो। ये वाले जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं, ये वाले जो डबल कोट्स हैं, ये स्टार्टिंग और एंडिंग है। इसके अंदर जो हैं ये एस्केप सीक्वेंस हैं, यानी एज इट इज़ प्रिंट होने वाले हैं। So this is the correct answer basically. Any question up to now? और इसी तरह कुछ केसेस हैं जिनको अगर अब हम इन रूल्स को मद्देनज़र रखें कि बैक स्लैश से एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज इट इज़ चीज़ें लिखी जाती हैं, इन चीज़ों को अगर हम देखें, इन रूल्स को अगर हम मद्देनज़र रखें, तो बहुत सारी चीज़ें अब हमारे जहन में ऐसी आनी चाहिए। बहुत सारी तो नहीं, खैर कुछ चीज़ें ऐसी आनी चाहिए जो कि क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए कि सर फिर हम ये कैसे प्रिंट करेंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आप ऐसे प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं कन्वेंशनल वे में, तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी एन एस्केप सीक्वेंस फॉर दैट। जिस तरह इन्वर्टेड कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमा एज इट इज़ अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसमें इशू है। हमने देखा था कि कंपाइलर तो फिर ये समझेगा कि इन्वर्टेड कॉमास बंद हो गए, अब अगला काम क्या करें। तो इन चीज़ों का जवाब फिर एस्केप सीक्वेंस ही होता है।
कुछ स्केप सीक्वेंस को और डिस्कस करते हैं। एक स्केप सीक्वेंस है \t। टेल मी क्विकली कि इसका जवाब क्या हो सकता है, क्या मतलब है \t का? किसी को पता होगा? कोई सिर्फ गैस करेगा। What do you think \t should do? Okay, let me tell you. \t is for tab। अगर मैं ये कहूँ ना कि मोहम्मद अहमद अली से पहले टैब का बटन जो होता है कैप्स लॉक के ऊपर, टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाता है, यानी कि 7 या 8 स्पेसेस होते हैं जो कि एक ही वर्ड, एक ही लेटर होता है, अलग अलग स्पेसेस नहीं है, एक ही है। टैब देने से ये इतना स्पेस आ जाता है। तो अगर आप टैब प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उस टैब को प्रिंट करने के लिए आप \t लिखेंगे तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब ये देखें, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह टेल मी व्हाट शुड दिस डू। सबका जवाब मेरे पास आना चाहिए, गेस करें। अगर मैं डबल \, कर देता हूँ तो उसका क्या जवाब है? अच्छा, आपका जवाब एरर भी हो सकता है, वैसे ये भी बता दूँ। अगर मैं डबल कर दूँ तो उसका क्या मतलब है? जब भी मैं आपसे पूछूं कि क्या आउटपुट आ सकती है या क्या हो सकता है तो उसमें एक ऑप्शन एरर का बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो सही नहीं लग रहा है, एरर है। फैसल अली राइट, फरीदा राइट। इट विल प्रिंट वन \, सो इफ आई वांट टू प्रिंट वन \, तो अगर हम वैसे ही कन्वेंशनल वे में देखें तो अगर मैं \1 प्रिंट करना चाहता हूँ, ABCD प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ABCD के दरमियान \, भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये \, लगा सकता हूँ। लेकिन इशू ये है कि अगर मैं \, एज इट इज़ लगा दूंगा तो कंपाइलर ये समझेगा कि ये चीज़ एक स्केप सीक्वेंस है और D को एज इट इज़ प्रिंट कर दो, तो \C तो कोई स्केप सीक्वेंस भी नहीं है, एरर आएगा। तो अगर आप \, एज इट इज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं तो राइट डबल \। अगर आप 3 \, प्रिंट करना चाह रहे हैं, राइट 6 टाइम \। 1 2 3, एक एक्स्ट्रा लग गया। तो अगर आप एक \, प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप 2 \, लगाएंगे। और जल्दी से मुझे बता दें, अगर मैं 15 \, प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं कितने लगाऊंगा \? 15 \, प्रिंट करना है। मुजीब शेख 16, 7, जुहेब अली कम ऑन। अगर मुझे 15 अगर मुझे एक \, प्रिंट करना है तो आई वुड राइट दिस। अगर 2 करने हैं, 3 करने हैं, लेट सपोज इन 2 के बाद, चले मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछता हूँ, खुद ही बताएं। अगर मुझे ये चीज़ प्रिंट करनी है तो मैं प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखूंगा? 3 \, है ये, बस ये बता दें। अगर मुझे 3 \, प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर? मुझे कितने पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5। दानियल अहमद सही है। सो आई वुड हैव टू राइट 6। ओके, व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट दिस? अब बताएं, ये प्रिंट करना है मुझे। बड़ा केयरफुल रह के अब मुझे बताएं क्या प्रिंट होगा, क्या लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर? ओके, एक गलती मैंने कर दी है, आई एम सॉरी। आप लोगों ने भी शायद इसको देखा नहीं या किसी ने देखा होगा तो कंफ्यूज हो गए होंगे। आई वाज आई एक्चुअली वांट टू प्रिंट \, नॉट फॉरवर्ड /। सो अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो मैं क्या क्या लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर?
दानियाल अहमद का जवाब आया है विच इज़ रॉन्ग. Think again, Daniel, and all of the students think once. वन बाय वन सोचें, पहले एक चीज़ प्रिंट करें, फिर अगली चीज़ पर जाएं, फिर अगली चीज़ पर जाएं. You have all the answers. ओके, दानियाल अहमद का जवाब आया है. ही इज सेइंग दिस 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 एंड दिस. गुड, करेक्ट. फैसल अली अगेन गुड. कांट हेयर यू. आवाज़ नहीं आ रही थी क्या मेरी? आई एम रिपीटिंग अगेन. व्हाट इफ़ आई वांट टू प्रिंट द थिंग्स दैट आई हैव सेलेक्टेड इन ब्लू. ये चीज़ें अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा इस एक प्रिंट स्टेटमेंट में? मैं ये पूछ रहा था. जवाब मेरे पास सही आ गए हैं कुछ. एक ट्राई आप भी कर लें, फरीदा या जो स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, तो फिर मैं इसका जवाब की तरफ चलता हूँ. ज़ुहैब अली, थोड़ी सी गलती कर गए हैं आप. थोड़ी सी नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा ही गलती हो गई है. एक दो चीज़ें हैं जो मिस हो गई हैं आपसे. सो वन बाय वन मैं रीड करता हूँ और मैं खुद आपको समझाता हूँ कि क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं? सबसे पहले बैक स्पेस. जब आप बैक स्पेस प्रिंट करना चाहते हैं तो यू राइट डबल बैक स्पेसिस. बैक स्पेस प्रिंट हो गया. अभी तक मैंने सिर्फ ये काम किया है कि बैक स्पेस प्रिंट हो गया. ओके, उसके बाद क्या? उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आऊँ. नेक्स्ट लाइन में आने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है? बैक स्लैश एन. ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट लाइन में मैं आ गया हूँ. अगली चीज़ ये है कि मुझे इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है. जब मैं इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखता हूँ, बल्कि मैं लिखता हूँ बैक स्पेस इन्वर्टेड कॉमा. प्रिंट हो गया. फिर मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ? बैक स्लैश. एक बैक स्लैश प्रिंट करना है तो आप डबल बैक स्लैश लगाएंगे. फिर एक और बैक स्लैश प्रिंट करना है, दो और बैक स्लैश प्रिंट लगा दें. ये अब सोल्यूशन हो गया इस चीज़ का जो आपको ये चीज़ प्रिंट करके देगा. इसकी आउटपुट मैं आपको दिखा भी देता हूँ. बल्कि इसकी आउटपुट आप समझेंगे यही आएगी. फ़िलहाल मैं एक और चीज़ की तरफ चलता हूँ, लास्ट चीज़, और फिर हम इसकी आउटपुट देखते हैं. और वो आखिरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने कोड में कमेंट करना चाहें, कमेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ अगर आप लिखना चाह रहे हो, जिस तरह मैंने ये अपने याद रखने के लिए लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूँगा, यू कैन लुक एट इट. अगर मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है कि 14 लाइन में एरर है. जो भी एरर है इसको छोड़ दें. अब वो एरर क्या है? वो एरर ये है कि वो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि क्या है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे मिटाना पड़ेगा. अब मिटा दूंगा तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि ये कोड एक्चुअली प्रिंट क्या कर रहा था. तो अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ बुक. अब ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मुझे ये लिखना लाजमी था किसी भी काम के लिए. अब मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रोसेस इसको ना किया जाए, कंपाइलर इसको प्रोसेस ना करे, लिखा रहने दे बस. तो अगर आप किसी चीज़ को कमेंट करते हैं, कमेंट का मतलब है कि इट इज़ अ कमेंट, इट्स नॉट फॉर द कंपाइलर टू रीड एंड एग्जीक्यूट. ये इट इज़ जस्ट अ कमेंट, इग्नोर इट. तो अगर आप सिर्फ कमेंट करना चाहते हैं तो उस कमेंट को, कमेंट से पहले आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दें. अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के कोई चीज़ लिखेंगे, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा. ये बेशक लिखा है.
इसी तरह अगली चीज़ लिखनी है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इससे पहले भी डबल बैक स्लैश लगाएंगे, यानी कि डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने से जो आप आगे चीज़ लिखेंगे इट विल बी अ कमेंट, इट विल नॉट बी रेड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। तो आप चाहें जितनी चाहें लाइंस में कमेंट कर दें। अगर आपको लगता है कि पूरा पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, जो कि अब हर पैराग्राफ की हर लाइन से पहले तो आप बैक स्लैश अगर लगाते रहेंगे फॉरवर्ड स्लैश तो काफ़ी थकावट वाला काम है। तो रादर देन कि आप इन सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैशेस लगाएं, कि हर लाइन से पहले आप फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे हो, आप मल्टीपल कमेंट भी, मल्टी लाइन कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट कैसे स्टार्ट होता है? फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और जहाँ पर एंड करना हो, अब यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो गया, चलता जाएगा पूरे कोड में जहाँ तक आपने बात ख़त्म करनी है। जब बात ख़त्म करनी है स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश कमेंट हो गया। इसी तरह अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ एज इट इज़ लिखी रहे तो मैं फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से बात स्टार्ट करूँगा, स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश पे ख़त्म कर दूंगा। अब इन दोनों के दरमियान जो चीज़ आ रही है उसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो कंपाइल चीज़ आ रही है वो कंपाइलर रीड नहीं करेगा, बेशक ये मेरे फाइल में लिखी रहे। तो आई एम गोइंग टू राइट रन दिस कोड नाउ। उससे हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये कमेंट्स काम कर रहे हैं, इसको रीड नहीं किया। अगर वो एरर नहीं देगा इसका मतलब है कि इसने इसको कमेंट रीड कर लिया है और इसको प्रोसेस नहीं किया इसने। और हम आउटपुट भी देखेंगे, हमारी यहाँ पर लिखी हुई है कि क्या ये आउटपुट इस चीज़ को ऐसे प्रिंट करने से आ रही है या नहीं। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट अगैन। और अब देखें कोई एरर नहीं है, हालांकि इसमें इतनी सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं। गलत, एरर क्यों नहीं है? क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया है कि इसको रीड ना किया जाए। स्टार्टिंग हमेशा फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक से होगी, बंद हो जाएगा ये स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश से। ये भी एक स्टार्टिंग है और इसकी एंडिंग नीचे है। अब इसको मैं रन करता हूँ एंड लेट्स सी कि हमारी आउटपुट ये आती है या नहीं, ये चीज़ हमारी आउटपुट आती है या नहीं, जो मैंने ब्लू में सेलेक्ट की हुई है। अब मैं इस फाइल को रन कर रहा हूँ एंड यू कैन सी द आउटपुट इज़ दिस, एग्जैक्टली दिस, जो कि ब्लू में ऊपर सेलेक्ट की हुई है, नीचे वाइट में सेलेक्ट की हुई है। सो अगेन लास्ट लेक्चर भी देखें, आज के लेक्चर को भी आपने जाकर देखना है, और जितनी ज़्यादा अलग अलग तरह की आउटपुट पे आप काम कर सकें करें। नई चीज़ कोई सीख कर आए, नेक्स्ट क्लास में लाजमी आपने मुझे कोई नई चीज़ बतानी है आउटपुट से रिलेटेड, कि सर आउटपुट में मैंने ये नई चीज़ सीखी जो कि हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी। हर स्टूडेंट ने एक नई चीज़ मुझे डिस्कस करनी, मेरे साथ डिस्कस करनी है क्लास के अंदर, कि सर ये एक नई चीज़ मैंने सीखी। यू हैव टू गो एंड वर्क ऑन ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। और इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपने अगर नहीं बल्कि आपने सीखनी है, और आप वो आके मुझसे क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसमें आपने आउटपुट में यानी प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में और क्या क्या नई चीज़ें आपने सीखी। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, आस्क मी। ये वाला जो कोड है myfile.c का, इसको मैं आपकी ड्राइव पे रख देता हूँ दोबारा अपडेटेड डेट के साथ 2010-2020। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चन और कोई क्यूरी अगर आपके पास है तो। आपके गूगल ड्राइव के ऊपर मैंने एक सोर्स कोड का फोल्डर भी बनाया है, जिसके अंदर हम ये इस तरह कोड जो करते जाएंगे वो मैं वहाँ पे शेयर करता जाऊँगा। यस फरीदा, क्या कह रही हैं? प्रिंट कोई स्टेटमेंट नहीं है। फरीदा का क्वेश्चन है प्रिंट और प्रिंट एफ में क्या फ़र्क हुआ। प्रिंट कोई स्टेटमेंट नहीं है, एटलीस्ट सी की कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप प्रिंट लिखेंगे आपको एरर देगा कि प्रिंट इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कमांड, इट इज़ एरर। जस्ट लाइक मैं अपना नाम लिख दूँ ज़ुबैर, उसके लिए प्रिंट लिखना एक ही बात है। इट इज़ एक्चुअली प्रिंट एफ। वाई इज़ इट प्रिंट एफ, इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। इट इज़ जस्ट अ कीवर्ड जो कि हमने यूज़ लाजमी करना है। सो ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच क्लास, सी यू नेक्स्ट वीक।